जैसे बहुत सारे लोग डेब्ट में डूब जाते हैं, कर्जा हो जाता है, तो कर्जा उतारने के लिए कोई रेमेडी? को ठीक कर लो, उसी से हो जाएगा। सर, इंस्टेंट मनी के बारे में बहुत बात होती है। क्या इंस्टेंट मनी के लिए लाल किताब में कुछ रेमेडीज बताई गई हैं? बिल्कुल होती हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं। 2026 में लोगों को अपना पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए? गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में या फिर रियल एस्टेट में? जिस व्यक्ति का 11th हाउस वीक हो, क्या वो कभी अमीर बन सकता है? न्यूलीवैड्स कपल के लिए बेडरूम के लिए की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो क्या ऐसी वास्तु टिप्स है जो उन्हें मस्ट फॉलो करनी चाहिए? बेडरूम में पहली चीज़ तो भगवान की फ़ोटो या मंदिर, दोनों चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर चेंज कर लो, आप इस तरीके का मतलब अपने वॉलेट का कलर कर लो या पर्स का कलर चेंज कर लो, जी। तो पैसा आने लगेगा। क्या ये सारी चीज़ें एक्चुअल में काम करती हैं? बिल्कुल करती हैं। जो मेन गेट होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो जो मेन गेट है उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? कुछ ऐसा घर पे ही उपाय कर सकते हैं जो हमारी ऑडियंस है और देन उसकी जो मनी की जो प्रॉब्लम वो खत्म हो सकती है? 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक तो मंत्र मेरा पहले ही बहुत वायरल है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका युग चरण के एक और न्यू एपिसोड में। 2026 में कहाँ पे लगाना है पैसा? रियल एस्टेट में या फिर स्टॉक मार्केट में या फिर गोल्ड में? अगर रिलेशनशिप ज़्यादा खराब हो गया है, डेली की लड़ाई झगड़े हैं, तो कोई रेमेडी चाहिए आपको? मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा है, कर्जा उतारने के लिए रेमेडी चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, तो आज का ये पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम लाल किताब के बहुत सारे रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे, कुछ तंत्र, कुछ जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस राशि के लिए इस साल कैसा रहेगा, किस मूलांक के लिए इस साल बहुत अच्छा रहेगा, किस मूलांक के लिए इस साल बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, तो क्या-क्या उन्हें उपाय करने हैं। अगर किसी का 11th हाउस वीक है, तो क्या वो कभी करोड़पति बन सकता है? साल जो है वो सूर्य का साल है जो 2026 है। तो उस जिसका सूर्य वीक है उसको क्या उपाय करने हैं और जिसका सूर्य स्ट्रॉन्ग है उसके लिए क्या फ़ायदा होगा इस साल। तो ये सारी चीज़ें आज के हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं मनदीप सर, आपको बहुत-बहुत स्वागत है एक चुरन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सर आप? बिल्कुल ठीक मैम, थैंक यू सो मच। सर, पॉडकास्ट शुरू करें? जी, ज़रूर। सर, तंत्र की एक्चुअल हुँ, हुँ। पावर क्या है? अगर नॉर्मल मैम अगर आप पूजा-पाठ को बात करोगे या एस्ट्रोलॉजी की बात करोगे, हुँ, हुँ। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में एक आपकी होम्योपैथी मेडिसिन है जो धीरे-धीरे काम करती है, तो हुँ। तंत्र एक इंजेक्शन है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंजेक्शन, जिसको आप इंस्टेंट बेसिस पे रिज़ल्ट ले सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है वो। और कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपके प्लैनेट कंडीशन जो है प्रेज़ेंटली हुँ। प्रॉमिस नहीं कर रहे, लेकिन तंत्र की कुछ क्रियाओं से उन चीज़ों को खींच कर लाया जा सकता है। जैसे? जैसे मान लो किसी को वश में करना है, वो आपके भाग्य में नहीं है, आपको किसी से शादी करनी है या पैसा अरेंज करना है, कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है, किसी से कुछ नुकसान आपको आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो तंत्र से पॉसिबल हैं। इवन मारण विद्या तक भी चीज़ें होती हैं। सर, तंत्र की हेल्प से क्या हम घर पर ही वेल्थ पोर्टल बना सकते हैं? जैसे अभी आपने बताया कि हम इतनी पावर है कि हम उसमें जिसे हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं चाह रहा, लेकिन हम उसकी थ्रू उसको ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो कर क्या हम ये वाली प्रोसेस भी कर सकते हैं? देखो एक चीज़ ना मैम हमेशा किसी भी पर्सन की अगर मैं बात करूँ सबको मैं कॉमनली आपके थ्रू ही चैनल के थ्रू ये बता रहा हूँ। हुँ। देखो कोई भी चीज़ जो हम फ़ोर्सफुली खींच कर ला रहे हैं ना अपनी तरफ, जो आपके भाग्य में नहीं है, वो टिकेगी नहीं आपके पास। हुँ। दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप ऐसी चीज़ें करते हो पैसा गेन करते हो, मनी बॉटल बनाते हो या आपको पता है कि ये चीज़ें खींच के करोगे, वो कहीं न कहीं आपका ज़रूर निकलेगा, इधर नहीं तो किसी और साइड पे निकलेगा। साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं जब आप कर्मों को क्या बोलते हैं, दबाकर आप अपने आप को तंत्र से किसी चीज़ को खींच कर ला रहे हो, ज़बरदस्ती ले रहे हो जबकि आपकी ज़बरदस्ती ले रहे हो। कर्मास में है ही नहीं वो चीज़। बिल्कुल, तंत्र वो दे ज़रूर सकता है बिकॉज़ बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं ऐसी चीज़ों में। बट एट द एंड जाके जब आप चीज़ों को करोगे, चीज़ों को समझोगे तो धीरे-धीरे जाके आपको समझ आएगा कि नहीं लाइफ़ की बहुत बड़ी गलती थी। तंत्र के थ्रू किसी चीज़ को किया या खराब किया या अच्छा किया, वो चीज़ पे। मेरे अकॉर्डिंगली नहीं करना चाहिए, कर ज़रूर सकते हो। करेक्ट। सर, लाल किताब और नाड़ी कुंडली दोनों में क्या डिफरेंस है? हम दोनों एस्ट्रोलॉजी की ही साइंसेज़ हैं। अगर लाल किताब की बात की जाए, लाल किताब चलती है मेष लग्न कुंडली पे। लाल किताब में राशियाँ, नक्षत्र इन चीज़ को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। लाल किताब में हर चीज़ का सॉल्यूशन है एक्सेप्ट डेथ। लाल किताब हर एक चीज़ का सॉल्यूशन, उपाय, प्रिकॉशन 2 तरह की चीज़ें साथ में देकर चलती है। नाड़ी चलती है ज़्यादा पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर। नाड़ी में ग्रहों की यूज़ भी है, नक्षत्र का भी है, राशियों का भी है। नाड़ी का कैलकुलेशन मेथड अलग है, लाल किताब का कैलकुलेशन मेथड अलग है। नाड़ी चलती है ज़्यादा प्रोग्रेशन के हिसाब से कि किस तरह से आपकी लाइफ़ आगे बढ़ रही है, कौन-सा ग्रह कौन से साइकिल में आपको किस तरह के रिज़ल्ट देगा। जुपिटर का मेन रोल होता है उसमें।
दूसरी कंडीशन ये होती है कि नाड़ी में ज़्यादा पूजा-पाठ है, मंत्र उच्चारण है या व्रत रखने की कंडीशंस होती हैं या फिर छोटे-मोटे दान के उपाय होते हैं। लाल किताब की ये कहती है लाल किताब में हर तरह की चीज़ें हैं। लाल किताब का प्राइम जो वो चीज़ है फंडामेंटल है काम करने का, वो है सॉल्यूशन देना छोटी-छोटी चीज़ों के थ्रू, छोटे-छोटे उपायों के थ्रू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोई भी अदर एस्ट्रोलॉजर आपको जेमस्टोन के लिए रिकमेंड करता है या पूजा के लिए रिकमेंड करता है। हुँ। लाल किताब वहीं पर ही आपका 10-20 रुपए का उपाय करवा के काम करवा देती है। अब नाड़ी ज्योतिष की बात की जाए, तो नाड़ी ज्योतिष क्या कहता है कि आपको सरेंडर करना है, पूजा-पाठ करना है, हवन करना है। वो एक होम्योपैथी मेडिसिन की तरह धीरे-धीरे चलेगी लेकिन जड़ से काम करेगी। लाल किताब आपकी प्रेज़ेंट टाइम पे जो आपका काम है वो ख़त्म कर देगी। फटाफट के ख़त्म करो, अपना उपाय करो, ख़त्म करो और आगे बढ़ो। लाल किताब ये करती है। सर जैसे भी आपने नाड़ी कुंडली के बारे में बताया जिसमें हम व्रत और पूजा पाठ के बारे में, तो ये किस टाइप के पूजा पाठ के बारे में बताती है? जैसे हम बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक बताए गए हैं? स्पेसिफ़िक होते हैं मैम। देखिए, जैसे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई स्पेसिफ़िक आपका कोई प्लैनेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपको किसी भी तरह की बहुत एनिमी से कोई बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे। हुँ, एनिमी की है या आपको लग रहा है कि आपके पीछे लोग लगे हुए हैं किसी भी तरह से, आपकी पॉलिटिक्स हो रही है। हुँ, नरसिम्हा भगवान की पूजा करने के लिए बोलते हैं, हवन करने के लिए बोलते हैं। आपको कोई ऐसी दिक्कत चल रही है जहाँ पे आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में माँ काली की पूजा बोली जाती है। ओके, अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग-अलग ग्रह की अलग-अलग पूजाएँ, व्रत इस तरह से चीज़ें होती हैं मैम। ओके। डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। सर लाल किताब में कोई रिलेशनशिप को हीलिंग के लिए कुछ बताया गया है इसमें? मैम हर जैसे चीज़ लड़ाई को झगड़े हर घर में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको किस तरीके से हील कर सकते हैं? कुछ मैम उपाय? देखिए, ज्योतिष की ना देखिए कोई भी ऐसी साइंस नहीं है जिसमें लाइफ़ का कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा गया हो। चाहे वो लाल किताब है, चाहे नाड़ी ज्योतिष है, चाहे वैदिक है, चाहे केपी है, कुछ भी है, उसमें लाइफ़ के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में बताया गया है, डिटेल में समझाया गया है। सेम कंडीशन शुक्र कॉमन एक प्लैनेट है जो रिलेशनशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शुक्र जब-जब खराब होगा, आपके ट्रांज़िट में हो जाए, आपकी कुंडली में हो जाए, तब-तब आपको अपनी लाइफ़ में इन चीज़ों से जुड़ी हुई दिक्कतें आएँगी रिलेशनशिप से। बेटर सबसे ईज़ी चीज़ ये है कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप कच्ची मिट्टी रखते हो, कच्ची मिट्टी मतलब चाहे गमले में डाल दो, चाहे वैसे आपका शुक्र स्थापित रहेगा घर में। स्थापित मतलब ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो रखोगे तो क्लेश भी कम होंगे और आपस की जो कंडीशंस है वो बेटर भी होनी शुरू हो जाएँगी। सर अभी जैसे हमने शुक्र को ठीक करने के लिए आपने उपाय बताया जी। और जैसे किसी को पता ही नहीं है और वो अपना शुक्र खराब कर रहा है, तो क्या-क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे शुक्र खराब होता है या फिर लोग कर देते हैं और उन्हें पता नहीं होता है? मैम देखो अगर तो आप शुक्र की चीज़ें जैसे कपड़ा है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, अगर आप बाँटते फिरते हो हर जगह पे तो शुक्र खराब हो जाएगा, वीक हो जाएगा। लक्षण क्या होते हैं? रिलेशनशिप में क्लेश हो गए। या फिर दूसरी कंडीशन में आप पैसे नहीं टिक रहा आपके पास, आपस में दरार पैदा होनी शुरू हो गई है। आपके कपड़े जल्दी फटना शुरू हो गए हैं, जैसे कहीं पे भी आप गए, आपको वो लग गया, आपके कपड़े फट गए। हुँ, शुक्र की जो चीज़ें होंगी वो खराब होनी शुरू हो जाएँगी। आपकी अगर आप मेल हो, आपकी वाइफ़ को हेल्थ के इश्यू आने शुरू हो जाएँगे। इस तरह की चीज़ें सिम्पटम्स होते हैं, जहाँ पे हम शुक्र को खराब समझते हैं, ये चीज़ें। ओके। सर इंस्टेंट मनी के बारे में बहुत बात होती है। क्या इंस्टेंट मनी के लिए लाल किताब में कुछ रेमेडीज़ बताई गई हैं? बिल्कुल होती हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं। बहते हुए पानी में अगर कोई भी इंसान जिसको इंस्टेंट मनी का मतलब है कि इमरजेंसी में फंड चाहिए। हुँ, 1 से 3 दिन के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन दूध और केसर मिक्स करके जब भी बहते हुए पानी में बहाएगा, बहते हुए पानी की डेफ़िनेशन है जैसे पानी बहता हुआ हो, सड़ा हुआ पानी ना हो या गंदा पानी ना हो। दूसरी कंडीशन है अगर ये नहीं मिलता है तालाब में कर सकते हैं लेकिन तालाब का पानी भी काई वाला जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। ओके। उसमें आप दूध और केसर 2 चीज़ें मिक्स करके दूध का रंग पीला जब हो जाएगा, आप जल प्रवाह करोगे, ऑटोमेटिकली आपके बृहस्पति, भाग्य और चंद्रमा, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आपके ठीक हो जाएँगे, आपको पैसा आ जाएगा दिन-दिन में। लेकिन इस रेमेडी का कोई मिसयूज़ ना करे, बार-बार करके इस चीज़ को। तो कैसे मिसयूज़ होता है इसका? किस तरीके से मतलब देखो ये करना है? उपाय है इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी हुँ, फंड का मतलब है मेरी ईएमआई रुकी हुई है 30,000 रुपए की, मुझे पैसा चाहिए, कहीं से अरेंज नहीं हो रहा। हुँ, अब आपने उपाय किया वो अरेंज हो जाएगा। हुँ। अब कोई बंदा इसको ये बोले कि मुझे बार-बार 30,000 रुपए चाहिए या बार-बार पैसा चाहिए तो वो मिसयूज़ है। ओके, ये इमरजेंसी के लिए है बस, ओके, ये चीज़ है। या कहीं से सहायता आए कि कुछ भी होगा लेकिन आएगा। ओके। हाँ जी। सो जैसे बहुत सारे लोग डेब्ट में डूब जाते हैं, कर्जा हो जाता है, तो कर्जा उतारने के लिए कोई रेमेडी बताई गई? मंगल को ठीक कर लो उसी से हो जाएगा। सर कैसे ठीक कर कर्ज़े का सकते हैं? कारक मंगल है, आपके कुंडली में 6th हाउस मंगल है। आप मंगल को ठीक कर लो, मंगल की कंडीशन अगर ठीक हो जाती है, लोन अपने आप उतरना शुरू हो जाएगा। मंगल जो है ना आपका पराक्रम भी है। मंगल की कंडीशन को ठीक करने के लिए ना हनुमान जी के पास जाओ मंदिर में, वहाँ पे जाओ बताशे चढ़ाओ उनको। हुँ, जो बताशे तो पता ही है सबको हुँ, मेरे ख्याल हुँ, से। हुँ। कोई भी क्वांटिटी ले लो मंगलवार के मंगलवार जाके चढ़ानी शुरू कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट ठीक हो जाएगा, अपने आप और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक होगा।
नहीं कर सकते हो, आपको अगर अनार का रस मिल जाता है वो चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर सोमवार या मंगलवार के दिन। वो भी नहीं मिलता, घर पे लाल मसूर की दाल होती है, वो 2-2 मुट्ठी चढ़ाना शुरू कर दो सोमवार या मंगलवार। 4-4 हफ्ते लगातार कर लो शिवलिंग वाले उपाय। अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा कि पैसा कैसे आता है, क्योंकि पैसा आएगा लोन तभी खत्म होगा। बिल्कुल, करेक्ट। जी। सर लाल किताब में जैसे हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ और ऐसे उपाय हैं जो हमारे ऑडियंस को बताने चाहिए? बहुत चीज़ें हैं। लाल किताब में तो देखो सिवाय मौत हर चीज़ का हल है। डिपेंड ये करता है कि पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, किस तरह की चीज़ें उसको चाहिए। जैसे मेनली जो ज़्यादातर रहता है, जैसे एक तो जो हेल्थ को लेके रहता है इशू नॉर्मल लोगों को, एक कोर्ट केस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों हर घर में एक आध ऐसा घर होगा जिसमें कोई लीगल इशू ना हो। उसके बाद आता है कर्जा, पैसा जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, रिलेशनशिप को भी डिस्कस कर चुके हैं, बचे से 2 हेल्थ और ये कोर्ट केस। इसको लेके भी कुछ उपाय बिल्कुल बताइए? है मैम। देखो हेल्थ की कंडीशन में ना, अगर आपके हेल्थ के कुछ इश्यू आ रहे हैं, हुँ। मैं पर्सनली रिकमेंड ये करूँगा आपको कि आप 7 अनाज चींटियों को डालना शुरू करो रोज़। 7 अनाज जब डालना शुरू करोगे चींटियों को, ऑटोमेटिकली आपके ग्रह सारे के सारे बैलेंस होना शुरू हो जाएँगे, आपके हेल्थ के इश्यू इम्प्रूव होंगे। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो लगातार चलती आ रही है, आप एक तांबे के कॉपर के हवन कुंड में 21 बार महामृत्युंजय मंत्र की जाप करते हुए 21 आहुतियाँ रोज़ डालना शुरू कर दो लगातार 21 दिन। हुँ। दवाई नहीं लग रही, वो लग जाएगी। अगर आपकी बीमारी समझ में नहीं आ रही, वो भी आ जाएगी। डॉक्टर से ही नहीं मिल रहा, वो भी मिल जाएगा। ये ओके, इतना बड़ा उपाय है ना 21 आहुतियों वाला, कि कोई भी लाइफ में ये करके देख ले, एक बार आपको समझ आ जाएगा पूरे घर का ऑरा क्या है इस चीज़ में, प्लस उस बंदे की इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली। सेकंड क्या बोला था आपने? कोर्ट केस का। कोर्ट केस। कोर्ट केस में मैम देखिए, हनुमान जी को ना जो मीठा पान चढ़ाया जाता है, कभी-कभी आपने कभी नोटिस किया हो हाँ तो। जी। 4 पान जिस दिन आपकी कोर्ट की हियरिंग होगी उस दिन, हुँ। 1 पान आपको मंदिर में चढ़ा के जाना है हनुमान जी को, दूसरा पान आपको किसी चौरस्ते में रखना है, तीसरा पान आपको कोर्ट की एंट्री के गेट पे फेंकना है, चौथा पान आपको पॉकेट में रखना है। हियरिंग होने के बाद वापस आकर जहाँ पे तीसरा पान फेंका था हुँ, गेट के ऊपर, हुँ। वहीं फेंक देना है। चौथा वाला भी। चौथा वाला भी। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नेक्स्ट की हियरिंग्स में केस आपकी तरफ आ जाएगा और आप केस जीत जाओगे, प्रोवाइडेड कि आप उसमें सही हो, मतलब नाजायज़ केस ना हो। ओके। जी। 2026 में लोगों को अपना पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए? गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में या फिर रियल एस्टेट में? गोल्ड में लगाना है, पहले 3 महीने लगा सकते हैं, 3 या 4 महीने मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, कौन क्योंकि से गोल्ड 3 महीने सर हमारे स्टार्टिंग वाले? स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च? जी। अगर इसमें लगाना है लगा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है 3-4 महीने के बाद थोड़ा-सा न नीचे आएगा। हो सकता है उसके बाद ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगे उसको। ओके, मई मंथ थोड़ा क्रूशियल होगा गोल्ड के प्राइस के लिए। ओके। आफ्टर दिस अगर इन्वेस्टमेंट करनी है लोगों को, तो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, हुँ, जो 2027 के एंड तक उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। हुँ। फिर 28 में अप्रॉक्सिमेटली थोड़ा स्लंप आएगा प्रॉपर्टी में दोबारा से। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज़ गुड। कोई फ्लक्चुएशन दिख रहा है शेयर मार्केट में? गिरेगी, गिरेगी? गिरेगी। मार्क तो के आस-पास गिरेगी। तो सर लोगों के लिए कोई ऑप्शन कुछ है मैम जैसे 2 कि चीज़ें हैं, देखो जो लोग ट्रेडिंग में हैं या जो लोग मार्केट में काम करते हैं ना, उनको एक चीज़ पता है, जब मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, हुँ, ऊपर होते निकालने का टाइम है। हुँ। तो वो उसके हिसाब से अपना एक्शन ले सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें करनी है। बट स्टिल आई रिकमेंड कि रिस्क कम लें। ओके। जी। सर जिस व्यक्ति का 11th हाउस वीक हो, क्या वो कभी अमीर बन सकता है? तो 11th हाउस किसी का भी वीक नहीं होता, किसी की भी कुंडली में नहीं होता। क्योंकि 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पे एनिमी, खराब ग्रह भी अगर बैठा होगा वो भी आपको अच्छे फल देता ही है। वीक होने की कंडीशन 11th हाउस को गेन्स का बोला जाता है। 11th हाउस अकेला काम नहीं करता। उसका बैकबोन 10th हाउस है। 10th हाउस खराब होगा तो 11वाँ काम ही नहीं करेगा। अगर 10th हाउस 11th हाउस दोनों ठीक है, 2nd हाउस आपका खराब है, फिर भी वो काम नहीं करेंगे दोनों। अगर ये दोनों, अगर आपके मान लो तीनों ग्रह अगर आपके हाउस अगर ठीक हैं, हुँ। 6th हाउस खराब होगा तो भी काम नहीं होगा तीनों का। अगर 6th हाउस भी आपका मान लो ठीक है, ये दूसरा भी ठीक है, 10वाँ 11वाँ भी ठीक है, 7वाँ खराब होगा तो भी कुछ नहीं होगा। 5 ग्रहों के साथ चलता है 11वाँ घर, ओके। अकेला नहीं चल सकता, ये चीज़ है। सर जी। हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में सबकी नज़र रहती है। काफ़ी मतलब पहले भी ये प्रेडिक्शन वगैरह करी थी आपने, मैंने देखा। तो इस टाइम भी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल सकती है क्या 2026 में? मैम देखो इस टाइम पे जो कंडीशंस है ना, जो आने वाला साल है, ये रीमेक का साल है। रीमेक का मतलब है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, कि ये मूवी का नेक्स्ट पार्ट बनेगा, उसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा। बट बहुत सारी चीज़ों पे लोगों को कॉपीराइट के इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे इस साल में।
नो डाउट बॉलीवुड की कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। नए फेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, पुराने फेसेस फ्लॉप होने शुरू हो जाएँगे इस हुँ, कमिंग ईयर में। और हुँ, नए फेसेस अच्छा नेम फेम भी कमाएँगे इस साल में। और इस साल में बहुत बड़ा हिट एक और आएगा। जैसे मैंने लास्ट एक पॉडकास्ट में पिछले साल के एंड में एक प्रेडिक्शन की थी कि रियल लाइफ़ पे जो स्टोरी आएगी, वो बहुत बड़ी हिट बनेगी। तो वो अभी एक रीसेंट मूवी आई है धुरंधर। आई थिंक हाँ, धुरंधर। हाँ, उसमें सारे के सारे रियल वही हैं, हुँ, जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं के ऊपर बनी हुई है सारी मूवी। हुँ, जी, और यही बोला था मैंने कि वॉर्स वाली यही मारने-ताड़ने वाली होंगी, तो वही मूवी है वो पूरी। बिल्कुल। जी, सो जो लोग 2026 में किसी भी टाइप की न्यू शुरुआत करना चाह रहे हों, जी। उन्हें ऐसी कौन-सी 100% मिस्टेक है जिनको अवॉइड करना है टोटली? मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपको सेल्फ डाउटिंग नहीं करनी चाहिए, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको कुछ नया शुरू करना है, नहीं करना है या कुछ भी आप सोच रहे हैं, जहाँ पे आपने सेल्फ डाउट लगा लिया, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, वहाँ पे आप अपनी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती करते हो। 2 ही चीज़ें होती हैं, एक कहावत है कि गले में ढोल आ जाए तो बजाना पड़ता है। अगर आप ये चीज़ सोचो, साथ में अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करो और जो भी आप कर रहे हो, उस पे बिना डाउट किए सिर्फ़ एक ही चीज़ एम कर लो कि मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है। तो उसमें साम-दाम, दंड-भेद जो आपके लगेंगे, साथ में जो आपकी मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेंगे, उन चीज़ों को करके अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल आप हो सकते हो। यही सबसे बड़ी गलती है, बाकी मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। सो 2026 का साल जी, सूर्य का साल है। जी। जिन लोगों का सूर्य वीक है, उन्हें किन-किन चीज़ों से बच के रहना है? और जिन लोगों का सूर्य अच्छा है, उनके लिए क्या मतलब उनकी लाइफ में बेटर कुछ होने वाला है? कोई मैटर नहीं करता आपका मूलांक, भाग्यांक एक बनता है या आपका सूर्य वीक है या अच्छा है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये चीज़ करती है कि आपकी इस साल की ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। अगर बचने की बात की जाए तो ये साल अगर आप 1 नंबर बोल रहे हो जैसे लास्ट ईयर प्रेज़ेंट ईयर जो है अपना 2025 जब हम शूट कर रहे हैं, हुँ, इसको लोगों ने 9 नंबर का बोला हुँ, था। हुँ। प्रैक्टिकल कंडीशन में देखो हर साल तो 1 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर साल में वो कंडीशंस बने या वैसी चीज़ें हों। इस साल में सिर्फ़ एक बड़ा बदलाव ज़रूर आएगा कि 2 देशों की सत्ता पूरी तरह से पलट जाएगी। ओह! 2 देशों की। उनमें से हो सकता है कि एक इंडिया भी हो और एक अमेरिका हो। ये पॉसिबिलिटी है। सत्ता पूरी तरह से बदल जाएगी। ये हो सकता है। बाकी इस साल में जो कोविड नाम की चीज़ हमने जो नई-नई सुनी थी अभी 4-5 साल पहले, हुँ, हुँ। वो वापस आएगी या कोई नया वायरस आ सकता है इस कमिंग ईयर में 26 में। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सूर्य की जहाँ तक बात है, ये साल अच्छा भी रहेगा, बुरा भी रहेगा। मैं कमिंग ईयर को जो मैंने नाम दिया है, मैंने सतरंगी साल दिया है अच्छा। कि इसमें सारे तरह की चीज़ें मिलेंगी क्योंकि इसमें बड़े मेजर एक्सीडेंट्स भी सामने आएँगे। हो सकता है जो कैलकुलेशन के हिसाब से कि इस साल की स्टार्टिंग में दूसरे से तीसरे महीने के बीच में हमें कोई बड़ा प्लेन का एक्सीडेंट, ट्रेन का कोई एक्सीडेंट भी देखने को मिले, सुनने को मिले। ये हो सकता है। और उसमें क्या-क्या घटनाएँ जो हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? मैम कुछ चीज़ें देखो एस्ट्रोलॉजर्स तो बस अपना नाम लगा लेते हैं कि मैंने ये बोला था, वो बोला था। हाँ, हाँ। अर्थक्वेक हर साल में आता है मैम। भारी रेन हर जगह हर साल होती है हुँ। और अर्थक्वेक कहीं न कहीं तो आ ही जाएगा और मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मिलिटेंट्स की होती हैं। ये चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट है, होंगी ही होंगी क्योंकि हमारे प्रिय मित्र जो पास बैठे हैं हमारे देश, वो शांति नहीं लेते किसी भी तरह से। हुँ। ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है। करेक्ट। मज़ा तब है जब आपने ये बोल दिया कि ये कंडीशंस होंगी, जैसे मैंने बोला सत्ता पलटेगी उस हुँ, कंडीशन में। हुँ। तो वो चीज़ें होंगी उस कंडीशन पे और अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, कोई बड़े लेवल का पॉलिटिशियन आईसीयू में जाएगा, बड़े लेवल का पॉलिटिशियन और कोई बहुत बड़ा नाम बॉलीवुड से हम इस साल खो देंगे, जैसे धर्मेंद्र जी अभी चले गए, हुँ। ये चीज़ होगी मैम। अ, लोग बोलते हैं कि आप अपने फ़ोन का वॉलपेपर चेंज कर लो। आप इस तरीके का मतलब अपने वॉलेट का कलर कर लो या पर्स का कलर चेंज कर लो, जी। तो पैसा आने लगेगा। क्या ये सारी चीज़ें एक्चुअल में काम करती हैं? बिल्कुल करती है मैम, कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ़ में कर रहे हो ना, तो उस चीज़ की एनर्जी तो आती है। आप मोबाइल देख लो अपने हाथ में, आपके 24 घंटे सामने जब आप खोलोगे वॉलपेपर देखेगा, आप एनर्जी तो लोगे उस चीज़ की। सेम कंडीशन पे अगर आप मान लो अपना वॉलेट आप लाल करके देख लो, आपके पास पैसा टिकना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए तो ब्लैक कलर करते हैं ना, ब्लैक शनि क्या है? शनि मध्यम है, शनि की चाल मध्यम है, उसमें अगर पैसा रखोगे, तो उसके हिसाब से पैसा होल्ड भी होगा और खर्च भी वैसे होगा, उस चीज़ के हिसाब से कम। ब्राउन कर लोगे, ब्राउन की कंडीशंस और है। लाल करोगे, लाल में तो टिकेगा ही नहीं बिल्कुल भी। ग्रीन करोगे, ग्रीन पैसा अपने आप खींचता है। तो वॉलपेपर की कंडीशन भी है, हर एक राशि के हिसाब से वॉलपेपर अलग है, जो डिस्कस किया जा सकता है सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द चार्ट। ओके। सर जैसे अभी आपने बताया कि वॉलपेपर
हम राशि के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। लेकिन जनरल किसी को अगर लगना मतलब वॉलपेपर अपने फ़ोन का अगर डिसाइड करना हो, तो वो किस तरीके का कर सकता है? धार्मिक नहीं लगाना चाहिए, बाकी कोई भी लगा लो आप। खुद की लगा सकते हैं, फैमिली की लगा सकते हैं, हाँ, लगा सकते हैं। जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नहीं लगा सकते। मतलब जो आपके साथ अलाइ अभी प्रेज़ेंट में है। अलाइव हैं जो उनका लगा सकते हो। धार्मिक नहीं लगाना चाहिए, उसके पीछे रीज़न है। आप पचासों तरह की चीज़ें करते हो दिन में, उन्हीं हाथों से आप स्क्रीन पे टच करते हो हुँ। और अगर आप कहीं पे भी अगर सोचो तो गंदे हाथ हम भगवान को तो नहीं लगा सकते ना, इसलिए। और 90% लोग तो टॉयलेट में भी ले जाते हैं फ़ोन। ये तो नॉर्मल है, कोई भी जाता है, लेके ही जाता है। बिल्कुल, ये इसलिए। बिल्कुल, जी। सब। तो जो जेंट्स का जो वॉलेट होता है, उसका कलर कॉमनली अगर देखा जाए तो कैसा होना चाहिए फिर? जिससे मनी और वो सारी चीज़ें ग्रीन होना चाहिए। स्टेबल और लेडीज़ का भी लेडीज़ को तो ब्राउन होना चाहिए मेरे हिसाब से या क्रीम होना चाहिए। ग्रीन और क्रीम। जी। ओके। सो जो लोग रेगुलर रेमेडीज़ को फ़ॉलो करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे वो मतलब लाल किताब की हो, तो क्या ये एक्चुअल में काम करती हैं? बिल्कुल करती हैं। तो हर किसी के लिए सेम तरीके से नहीं करती बस। जैसे सर समझाना चाहें अपनी ऑडियंस जैसे को? देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपको हेडेक है, मुझे भी हेडेक है। हुँ, आपको रोज़ होता है, मुझे हफ़्ते में 2 बार होता है, हुँ, ठीक है? आपके आधे सिर में होता है, मेरे पूरे सिर में होता है। हुँ। अब मैंने डिस्पिन खाई, मुझे आराम आ गया, आपने 1 बार खाई आराम आया, 2 बार खाई आराम आया, उसके बाद फिर भी बंद नहीं हो रहा, रोज़ हो रहा है। हो सकता है कि मुझे किसी और रीज़न से हो रहा हो और आपको माइग्रेन हो। जहाँ पे माइग्रेन है, वहाँ पे असेसमेंट करना, रिपोर्ट दिखाना, टेस्ट करवाना, कन्फर्म करके उसका सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होगा। और अगर नॉर्मल चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप डिस्पिन खा सकते हैं। ऐसे ही उपाय हर किसी के लिए अलग तरीके से काम करते हैं। सर, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना हुआ है कि हम लोग रेगुलर रेमेडी फ़ॉलो करते हैं बट हमारी काम नहीं करती हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? जानबूझ के किसी एस्ट्रोलॉजर को मतलब अ, उनकी इमेज खराब कर रहे होते हैं या फिर उनकी रेमेडीज़ एक्चुअल में वो फ़ेल हो रही होती हैं? क्या रीज़न हो मैम सकता है? रेमेडी फ़ेल नहीं होती, आपकी कुंडली के ग्रह उस टाइम पे कहाँ से ब्लॉक्ड है, उस पे डिपेंड करता है। आपको मैं एक कॉमन चीज़ बताता हूँ, 90% लोग जो कमेंट्स में गालियाँ निकालते हैं, हुँ, फालतू अपशब्द बोलते हैं या नहीं होती, वो सिर्फ़ तमाशा देखने वाले होते हैं, वो काम भी नहीं करते। वो उपाय ट्राई भी नहीं करते। उनकी प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है, आधे से ज़्यादा लोग जेलस वाले हैं, आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जिनको सिर्फ़ कमेंट ही करने में मज़ा आता है, क्योंकि इंटरनेट फ्री हो गया। 2 जीबी रोज़ का मिल रहा है, किसी टाइम पे 1 जीबी पूरे महीने में मिलता था। बिल्कुल। तो वो लोग कमेंट करने ही आते हैं, बिना ट्राई किए मतलब आपको मैं ऐसे बता सकता हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई कि कुम्हार के पास जाके ये स्पेसिफ़िक चीज़ लेकर आओ और आप ये उपाय कर लो। आप विश्वास नहीं करेंगे, रील मेरी पोस्ट हुई है, उसके नीचे बंदे ने लिखा कि मैं अभी गया हूँ, मेरे फ़ादर ने ये किया और हम जाकर वहाँ पे ले आए, कुछ नहीं चलता। रील अभी पोस्ट की है जस्ट और उसमें बोला है 3 महीने तक करो उस रील में। तो अब इस चीज़ पे आप क्या समझोगे? कि उसने ट्राई किया होगा उस चीज़ के बारे में, जो चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस की है या बोली है। नहीं पॉसिबल है ना उस चीज़ का। तो 90% लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि नीचे नहीं है। हाँ, जितने लोगों ने ट्राई किया है, वो 10% लोग ज़रूर होंगे जिन्होंने ट्राई किया है। उनमें से भी 2 से 3% लोग ऐसे होंगे 10 में से, जिन लोगों को रिज़ल्ट बहुत अच्छे से मिला। 2 से 3 होंगे जिनको मीडियम मिला, 2 से 3 होंगे जिनको कम मिला और 3 से 4% होंगे जिनको नहीं मिला। जिनको नहीं मिला उनकी कुंडली में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं, उनको किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके पहले ब्लॉकेजेस का इलाज करके फिर कॉमन रेमेडीज़ पे आना चाहिए। सो जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि एस्ट्रोलॉजर से बात करनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे बाबा और ये एस्ट्रोलॉजी ऐप वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा फेक है, मतलब इतना सारा स्कैम छाया हुआ है। तो लोग बार मतलब मैं काफ़ी लोगों के अकाउंट मैनेज करती हूँ तो बहुत सारे अनाप-शनाप बोलते हैं इस तरीके से आपने ये कर लिया, वो कर लिया इतना महँगा। तो इनसे चीज़ों को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकती है जो नॉर्मल ऑडियंस है और बच सकती है? देखो कॉमन ना आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जब कंसल्टेशन लेते हो ना, आप उसको सिर्फ डिटेल दे दो अपनी चार्ट की, दैट्स इट उसके बाद आगे बात नहीं करनी है। उसको एक्सप्लेन करने दो कि आपकी प्रेज़ेंट प्रॉब्लम क्या है। टाइम मत वेस्ट करो, तारीफ़ें मत सुनो, सिर्फ ये बोलो कि अभी प्रेज़ेंट टाइम पे मेरा सवाल क्या हो सकता है? अगर उसने आपका वो एरिया भी स्पेसिफिक डिस्टर्ब्ड एरिया प्रेज़ेंट टाइम पे बता दिया, तो एस्ट्रोलॉजर आपकी नॉलेज रखता है। सिंपल बात। वो अगर आपको ये बोल दे कि इस टाइम पे आपको हेल्थ के इश्यू चल रहे हैं, इस टाइम पे आपकी रिलेशनशिप में दिक्कत चल रही है, इस टाइम पे आपकी जॉब में दिक्कत चल रही है, तो अगर वो उतनी चीज़ पकड़ पा रहा है तो आपको सॉल्यूशन भी दे सकता है। ओके। सर जो लोग मैक्सिमम अपने ग्रहों को ठीक कर लेते हैं, जैसे आप एक खुद ही एस्ट्रोलॉजर हैं, तो क्या उन लोगों की जो लाइफ होती है, जो लाइफ़स्टाइल होती है, चाहे वो मनी को लेके हो, चाहे कुछ भी हो, वो बेटर होती है नॉर्मल पर्सन से? बेटर होती है, लाइफ़ आसान होती है, नो डाउट, बट ग्रह हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो जैसे आप तो अपने ग्रह ठीक कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर आपको सब पता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कैसे? देखिए उपाय हैं, प्रिकॉशंस हैं।
चीज़ों के हिसाब से ग्रह 2-3 चीज़ों से खराब होगा, या ट्रांज़िट से होगा, हुँ, या आपके एनुअल चार्ट से होगा, या फिर आपकी हरकतों से होगा। 2-3 चीज़ें ही हैं। अगर आप हुँ, मान लो कि अननेसेसरी आप शुक्र को बल देना चाहते हैं, शुक्र की चीज़ों की बर्बादी कर रहे हैं आप, या बाँटते जा रहे हैं, तो शुक्र कहाँ से बली होगा आपका? सेम कंडीशन है, आप शुक्र की चीज़ें चाहते हैं, वाइफ़ को घर पे गालियाँ निकाल रहे हैं या पीट हाँ, रहे हैं, वो भी तो है। वहाँ से भी कुछ नहीं होगा। तो हुँ, कंडीशन तो देखो वहीं पर जाके सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ग्रह या हम खराब करेंगे या खराब आएगा। दोनों कंडीशन में आपको प्रिकॉशन और रेमेडीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ज्योतिष नहीं आता है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके उनके उपाय करिए, ग्रहों को बैलेंस कर लो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉमन इंसान नहीं समझ सकता। सर 2026 में ऐसा कोई मूलांक है जिसके लिए ये साल बहुत ज़्यादा बेकार जाने वाला है? मेरे हिसाब से शायद 3 नंबर वालों के लिए शायद, क्योंकि मैं नंबर्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। प्राइम आपकी एस्ट्रोलॉजी है, आपकी कुंडली है, उसी से सराउंडिंग सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बट शायद 3 नंबर वाले हो सकते हैं। सर तो उन्हें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए जैसे? बिल्कुल, उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर तो वो नॉर्मली राम जी का नाम लेते रहेंगे तो उनको बल मिलता रहेगा, चीज़ें ठीक होती रहेंगी। कम से कम दिन में 5 से 11 बार जय श्री राम बोलते रहें। कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है एडिशनल। ऐसा कोई मूलांक है जिसके लिए साल ज़्यादा अच्छा हो? 4 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर। 1, 4, 5 4 का सबसे बेस्ट होगा। अच्छा, जी। ओके। जी। सर अगर राशियों की बात करें तो 2026 में उनके जो मेजरली अगर प्लैनेट जो ग्रह चार्ट है उनका वो क्या कहता है? कोई ऐसी राशि जो बहुत ज़्यादा बल्ले-बल्ले होने वाली हो, कोई ऐसी राशि जिसके लिए ज़्यादा सही ना हो? मेजरली अगर देखना चाहे कुछ पॉइंट्स में तो? मैम कुंभ राशि एक है, एक वृषभ राशि है, एक तुला राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है और मेष राशि है। इनका मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा जाएगा ये साल। और बाकी राशि बहुत बुरा तो नहीं कहूँगा किसी का मैं, लोगों का परसेप्शन बन जाएगा। बट बाकी राशियों का एवरेज रहेगा ये आने वाला साल। जी। ओके सर 2026 की हम कुछ टाइम बाद शुरुआत ही करने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई चेतावनी जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें, जिससे वो 2026 चेतावनी वाली कंडीशंस तो देखो, जो आपने एक इन्वेस्टमेंट की जो चीज़ पूछी थी, अगर वो प्रिकॉशनरी अगर उन चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, होल्ड का मतलब है कि अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, ना इन्वेस्ट करें उन चीज़ों में, जो एरियाज़ फ्लक्चुएशन में हैं, तो बचाव रहेगा, अदरवाइज़ इनको दिक्कत आ सकती है। और हेल्थ का ख़ास करके ध्यान रखें अपना इस कमिंग ईयर में। कुछ भी ऐसी चीज़ आपको समझ आती है अपनी हेल्थ के बारे में या कोई ऐसी कंडीशन, उसको नेग्लेक्ट मत करें। इंस्टेंट बेसिस पे उसका चेकअप करवा के अपना ट्रीटमेंट करवाएँ। क्योंकि नेक्स्ट ईयर सूर्य का है, सूर्य हेल्थ का भी कारक होता है। सर न्यूलीवैड्स कपल के लिए बेडरूम के लिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि हमें कहाँ पे मिरर लगाना चाहिए, हमें कौन से मतलब गॉड है उनकी इमेज लगानी है या फिर हमें मंदिर रखना है कि नहीं रखना है। तो क्या ऐसी वास्तु टिप्स है जो उन्हें मस्ट फॉलो करनी चाहिए? बेडरूम में पहली चीज़ तो भगवान की फ़ोटो या मंदिर, दोनों चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? बेडरूम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं मैरिड लाइफ़ के लिए, वहाँ पर पूजा-पाठ की कोई चीज़ नहीं हो सकती। सेक्सुअल लाइफ़ वहीं एक्टिव होती है बेडरूम में। तो मंदिर में भगवान की फ़ोटो के सामने तो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, ना ही उस रूम में ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, जिनकी मजबूरी है वो कमरे से बाहर एटलीस्ट कर दें। जो वन रूम सेट में रहते हैं वो एटलीस्ट बाहर लगा दें कहीं पे भी। बेडरूम में भगवान की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना मंदिर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, बेडरूम के अंदर नीला या ग्रे रंग नहीं होना चाहिए। राहु को आप बेडरूम में ले आओगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। तीसरी चीज़ है, रिश्ते में दरार पैदा करता है मिरर बेडरूम के अंदर, हुँ। वो भी नहीं होना चाहिए। अच्छे फ्रेग्रेंस वाले फूल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्रेग्रेंस जनरेट करती हो या फ्रेग्रेंस देती हो, ऐसी कोई ना कोई चीज़ आपके बेडरूम में ज़रूर होनी चाहिए। बेडरूम के अंदर कभी भी कपूर नहीं जलाते, ये चीज़ें। सो जैसे आपने बोला कि जो मिरर है वो बेडरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग रखा हुआ है उनका और अगर वो उसे हटाना नहीं चाहते हैं तो कुछ ऐसी डायरेक्शन वगैरह कुछ चेंज करके कुछ उपाय कर सकते हैं मैम जिस इसका? डायरेक्शन में उनका बेडरूम आता है, हुँ, उस डायरेक्शन का कलर लेके कपड़ा हुँ। उसको ढक के रख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से कौन-सा डायरेक्शन में है। उस बेडरूम में कौन-कौन से कलर्स होने चाहिए जो दीवार होती है उन पे? मैम ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं एरिया वाइज़, कि आपका बेडरूम कौन-सी डायरेक्शन में, घर के डायरेक्शन के हिसाब से आता है। जनरली अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो आप ऑफ व्हाइट कर सकते हो, ओके। जो बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी के लिए अच्छा रिज़ल्ट देगा। जैसे सर आपने अभी मंदिर की बात कही थी, जैसे हमें बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए मंदिर, जी। तो हम बेडरूम से बाहर लगा सकते हैं, तो उस मंदिर को लगाने के लिए कोई फिक्स डायरेक्शन होता है, ऐसा कुछ मैम वास्तु नॉर्थ में? ईस्ट सबसे बेस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट उसके बाद ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट तो बेस्ट है, वास्तु में लिखा ही गया है, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में करना चाहिए और ईस्ट सेकंड प्रेफ़रेबल जगह होती है।
जी, ओके। सो रेमेडीज़ को लेके वास्तु में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। जी। सो 2026 में कोई ऐसी ईज़ी और कोई बेस्ट रेमेडी जिससे घर में मनी और पीस दोनों मेंटेन रह सके? चांदी का सिक्का कोई भी 20 ग्राम का आप चावल में डुबो के अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में रखिए। 2026 में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप जितने भी आपके सोमवार के दिन आएँगे, शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से ज़रूर करिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए। सर, वास्तु को लेकर बहुत सारा मतलब कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। जैसे एंट्रेंस से अगर हम स्टार्ट करें, तो जो हमारा सूर्य होता है, उसको हम जस्ट अपने गेट के पास रखें। बहुत सारे लोगों का मैंने रखा हुआ देखा है, या फिर कुछ लोग तो मेन गेट होता है वहीं पे उतार देते हैं, सब लोग फैमिली के। जी, वो सारी चीज़ें रखना सही है या फिर नहीं है? या फिर हमें सूर्य कहाँ रखना चाहिए उनको? सूर्य खराब हो जाएगा अगर आप सूर्य मेन डोर के पास रखते हो। ये चीज़ आप खैर महाराष्ट्र में जाओगे वहाँ पर भी कॉमन है, साउथ में जाओगे वहाँ पर भी कॉमन है। बट मेरे हिसाब से सूर्य मेन डोर के पास नहीं होना चाहिए। सर, क्यों नहीं होना चाहिए? मेन डोर सूर्य को दिखाता है क्योंकि पुराने ज़माने में कंडीशन मेन डोर को सूर्य के साथ इसलिए जोड़ा जाता था क्योंकि आपकी ईस्ट फेसिंग घरों को प्रेफ़र करते थे वहाँ पे, पुराने ज़माने में। तो जूते जो हैं वो शनि के होते हैं। सूर्य आपका मेन डोर है। शनि, सूर्य के कॉम्बिनेशन बनेगा तो फैमिली में दिक्कतें आएँगी ही आएँगी, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे किसी और तरह की दिक्कतें हों, इसलिए वहाँ नहीं रखना चाहिए। तो सर फिर हमें कहाँ रखना चाहिए वो? घर में वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे। जूते वहाँ पे उतार के आप अपने सॉक्स में जा सकते हैं, हाथ में पकड़ के वहाँ पे हाथ तो वैसे भी धोने ही हैं आपको, हुँ, हुँ। घर आकर, तो वो उस डायरेक्शन में रख सकते हो आप शू रैक। ओके, सर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो मेन गेट होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो जो मेन गेट है उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? मैम डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में कैसी जगह पे रह रहे हैं। मोस्ट प्रेफ़रेबल जो होता है वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट होता है। सर, टी पॉइंट पे घर होना सही है या फिर गलत है? टी पॉइंट पे टक्कर कौन-सी लगती है उस पे डिपेंड करता है। ओके। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो टी पॉइंट नॉर्मली तो हर किसी को गलत ही कहा गया, बट हुँ, अगर नॉर्थ ईस्ट की टक्कर होगी तो वो ठीक होता है। नॉर्थ ईस्ट। बट रेमेडीज़ करनी रिक्वायर्ड है। सर, उसमें क्या-क्या रेमेडीज़ रिक्वायर्ड होती हैं? देखने पर है कि कौन से ज़ोन में टक्कर आ रही है और कितनी डिग्री पे आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली है। छोटी-छोटी रेमेडीज़ ही होती हैं, वो कर सकते हैं। सर, जैसे अगर हम एंट्रेंस से अंदर जाते हैं तो जैसे हमारे एक ब्रह्म स्थान होता है घर में, सेंटर वो ऑफ द हाउस। सेंटर होता है, हुँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो उसके रिगार्डिंग वास्तु में क्या बताया गया है? खाली होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, जितना लाइट वेट हो सके। वहाँ पे डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए डार्क क्योंकि कलर्स में जैसे कौन-कौन से कलर कुछ है? डार्क कलर्स में जैसे लाल है, काला है, नीला है, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, फिर पिलर्स नहीं होने चाहिए। उसमें देखो जितना लाइट रखोगे उतना अच्छा है। जैसे हमारी नाभि है ना, नाभि डिस्टर्ब होगी तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। हुँ। सेम कंडीशन में आपकी नाभि वहाँ पर है, आपके ब्रह्मस्थान के ऊपर। अगर वहाँ की एनर्जी डिस्टर्ब है, आप लाखों के उपाय करवा लो, वास्तु करवा लो, लाखों के करोड़ों रुपए पे कर दो, कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले वही चीज़ आपको बैलेंस करनी है। सो देन आगे चलते हैं तो जैसे हमारा जो रसोई घर होता है, उसमें जो हमारा गैस स्टोव होता है, उसकी भी कुछ डायरेक्शंस बताई गई है वास्तु में? अग्नि कोण प्रॉपरली एक बना है मैम साउथ ईस्ट, अग्नि कोण। जैसे ईशान कोण है, इस साइड पे अगर लेफ्ट साइड पे अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करेंगे ईशान कोण है, तो बिल्कुल राइट साइड पे आपके साउथ ईस्ट बनेगा जिसको अग्नि कोण बोलते हैं। वो स्पेसिफिक जगह है किचन बनाने के लिए क्योंकि अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो गैस का फ्लो बना रहेगा आपका। सर, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है जैसे जो सिंक होता है, उसके जस्ट बगल में ही उनकी गैस रखी हुई होती है। तो वो सही है या फिर गलत है? ज़रूरत है आज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। कोई गलत चीज़ नहीं है उसमें, पानी की स्टोरेज तो होती नहीं है। आपने तो टेम्परेरी उसको ओपन करना है, बर्तन धोने हैं और कर देना है, क्लीन कर देना है, तो वो बंद ही रहेगा, मोस्टली तो खाली रहेगा वो। अगर दिन में मान लो 10 बार अगर आप बर्तन उसमें धो भी लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो नेसेसिटी है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि सिंक आप किसी और कमरे में लगाओ, वो तो ज़रूरत है किचन की, तो इट्स ओके वो अगर है भी तो कोई इश्यू नहीं है। सुपरस्टिशियस बन के नहीं चलना लाइफ में कभी भी। जी। सर, जैसे मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जो मंदिर का जहाँ पे उनके देवी-देवता रखे हुए होते हैं, तो उनके नीचे वो ज़्यादातर रेड कपड़ा ही बिछाते हैं, देन उनके ऊपर गॉड रखते हैं। तो क्या वो रेड कपड़ा बिछाना सही है या फिर किसी और कलर का रख सकते हैं? अगर तो मंदिर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में बना रखा है किसी ने, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, तो लाल रंग मना है। नॉर्थ ईस्ट में पीला रंग बिछाना चाहिए या ऑफ व्हाइट बिछाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद सर अगर रेड कलर नहीं हमें लगाना है, तो उसके अल्टरनेटिव हम फिर कौन-सी डायरेक्शन लगा सकते हैं मंदिर के लिए? नॉर्थ ईस्ट में आप लगाइए ना, मंदिर आपका ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में है,
दोनों डायरेक्शन में आप पीला रंग लगा सकते हैं, ऑफ व्हाइट लगा सकते हैं, क्रीम कलर, जो कपड़ा आपको बिछाना है नीचे, वहाँ पर। ठीक है। जी, सर जैसे वास्तु में बात करें तो मेजरली कॉन्सेप्ट रहता है हमारे टॉयलेट को लेके जी, कि किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। जी। तो उसके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है ऑडियंस का, वो थोड़ा-सा पर बताइए? वैदिक वास्तु के हिसाब से ना घर के अंदर टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। आजकल तो सबके घर में ही है। नहीं है तो है बट वैदिक वास्तु के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। डायरेक्शन आपकी कोई भी हो, सिर्फ़ एक नॉर्थ ईस्ट और घर का सेंटर, यहाँ पे 2 जगह पे होगा, हटाना ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी कहीं पर भी हो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है उसका, उसके वास्तु के हिसाब से, कलर से हो या मेटल से हो, वो ज़रूरी हो जाएगा। तो सर वो मैं डिपेंड करता है जैसे आप जाएँगे वास्तु ज़ोन का कौन-सा है? ज़ोन कौन-सा उसके अकॉर्डिंग ही होता होगा। ज़ोन वैसे अगर कौन-सा? कॉमन देखा जाए तो नहीं होता कुछ बेसिक जैसे वास्तु टिप्स वगैरह जिसे फॉलो कर सकें? हम टेप्स के भी कलर्स ज़ोन के हिसाब से डिसाइड होंगे ना। जैसे मान लो नॉर्थ में नीला रंग चलता है या हरा चलता है, तो साउथ ईस्ट में लाल चलेगा। तो डिपेंड्स अपॉन कि आपका टॉयलेट आ कहाँ पे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट होगा आपका। राइट अवे सीधा-सीधा कुछ नहीं है क्योंकि वास्तु डिवाइडेड है ज़ोन्स में। तो हर ज़ोन का कलर अलग है, मेटल अलग है, उसके हिसाब से होगा मैम। सर पानी की टंकी के लिए भी कुछ वास्तु टिप्स है? बिल्कुल होते हैं, दिशा पता होना चाहिए कहाँ पर, कौन-सी दिशा में है। 2 तरह की टंकियाँ होती हैं, पानी के एक ज़मीन के नीचे हाँ। और एक होती है छत के ऊपर। हुँ। तो दोनों का रोल अलग है, दोनों का काम अलग है। साफ़ पानी की टंकी का अलग उपाय है और गंदे पानी की टंकी का अलग उपाय है। ज़ोन कौन-सा है उस पे डिपेंड उस पे करता है। डिपेंड करता है मतलब वो पर्सनली कंसल्टेशन के हिसाब से ही है। तो देख कर ही समझ आएगा कि कौन से ज़ोन में आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर की पानी की टंकी या फिर किचन या फिर टॉयलेट में कहीं पे भी कुछ डिसबैलेंस है, तो आप सर को कनेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल सर के हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सर, जैसे बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि गाय को रोटी खिलाओ और क्या कहते हैं, कोई कहता है बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए गाय को। पहली जो रोटी होती है वो गाय की होती है, लास्ट जो रोटी होती है वो हम जो हमारे घर में डॉगी होते हैं उनके लिए होती है। तो ये कॉन्सेप्ट कितना सही है, इससे क्या होता है? तो बिल्कुल सही है। गाय को रोटी डालने से पहली रोटी आपका शुक्र मज़बूत होता है, जिससे रिलेशन बना रहता है, परिवार जुड़ के रहता है। जो लास्ट रोटी होती है, वो डॉग को या कौवे को डाली जाती है और उस कंडीशन में आपका कामकाज और पैसे की कंडीशन ठीक रहती है। 100% सही है ये वाला उपाय। जिन घरों में ये रोटी का कॉन्सेप्ट निकलता है, उन घरों में कलेश भी कम होते हैं, दिक्कतें भी कम आती हैं, बीमारियाँ भी कम आती हैं। सर यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन है, अब जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं ऑस्कार्स में, अब यहाँ तो ना गाय है, आस-पास कहीं नहीं है, तो हम उसमें इस टाइप ऐसे में क्या कर सकते हैं? मैडम इंडिया में काऊ टैक्स देते तो हैं इतने सारे एक्सीडेंट करवाने के लिए हम हर साल। वो तो ठीक है, लेकिन सर जैसे अब नहीं है तो फिर वो लोग कुछ ऐसा उपाय है जो कर सकते हैं, वो मैम तो एक देखो अलग ही चीज़ है। मैम देखो गाय को रोटी डालने का उपाय ना सिर्फ़ ये नहीं है कि आप ग्रह ठीक कर रहे हो। गाय को भी तो खाने के लिए कुछ दे रहे हो ना आप उस कंडीशन पे। कौवे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे नहीं मिलते हैं, उस कंडीशन में कुत्ते को डाल दो आप वैसी कंडीशन पे। अब कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल ही नहीं है अल्टरनेटिव्स में उनके अल्टरनेटिव दिए भी नहीं जा सकते वैसी चीज़ों पर। बट हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छा है, डालना चाहिए। मेरे हिसाब से मना करने वाली कोई चीज़ नहीं है। एनिमल्स को फ़ीड करते रहना चाहिए हमेशा। सर जैसे एस्ट्रोलॉजी में या फिर उसमें बात करते हैं, इसका ये अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आप घोड़ा छाप या कछुआ छाप या फिर वो चांदी की अंगूठी पहनो, तांबे की बोलते हैं जिसे, हुँ। उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है हमारे मनी से लाइफ से या फिर ये सब जो बोलते हो फेक होता है मार्केट में? फ़ेक नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसका नाम है उसका अस्तित्व भी ज़रूर होता है। इतनी हुँ, चीज़ हुँ। हमेशा लाइफ़ में याद रखिएगा और अस्तित्व तभी बनता है किसी का जब वो चीज़ काम करती है, उसका नाम भी तभी होता है। अगर कछुए की बात करें वो शुक्र को रिप्रेज़ेंट करता है, अगर घोड़े की बात करें तो वो चंद्र को रिप्रेज़ेंट करता है। इनकी अंगूठियाँ पहनने से यही ग्रह बैलेंस होते हैं। पहनोगे कौन-सी उँगली में, कैसा रिज़ल्ट आएगा, पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, वो आपकी कुंडली बताती है। होता है। कुंडली के हिसाब से होता है। साँप वाली भी तो सर अगर किसी को कुंडली नहीं पता, मतलब अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता और उसे आपको कुंडली दिखवानी है, तो उसके लिए क्या होता है? जैसे अब मेरे को नहीं पता मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, बस मुझे अपना नेम पता है। तो क्या नेम वाइज़ ये सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कौन-सी रिंग पहननी है, किस उँगली में पहननी है, क्या उपाय रिंग्स होते नहीं हैं? होती उसमें, उपाय हो सकते हैं, प्रॉब्लम स्पेसिफ़िक हो सकते हैं, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है। देखो 90% तो मैम जो लोग एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में कर रहे हैं, उनको कुंडली खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता होता है प्रॉब्लम क्या है या कंडीशंस क्या हैं, बंदे का सवाल क्या होगा उसके बोलने से पहले। चाहे कुंडली खोली है, चाहे नहीं खोली है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें उसके क्वेश्चन के हिसाब से उसको रेमेडी दी जा सकती हैं। जेमस्टोन एक इंजेक्शन की तरह काम करता है, गलत लग गया तो डेथ भी हो सकती है। इस इतना डेंजरस है, इसलिए उस चीज़ को इग्नोर करते हुए नॉर्मल रेमेडीज़ कोई भी पर्सन कर सकता है और उसको रेमेडीज़ दी जा सकती हैं, बिना डेट ऑफ बर्थ के भी। बस नेम से सारा काम हो जाता क्वेश्चन है। बेस्ड नाम भी नहीं चाहिए, ओके, नाम भी नहीं चाहिए। ओके। हाँ जी। सो
जैसे करियर वाइज़ अगर देखा जाए तो बहुत सारी दिक्कत आती है। जैसे मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, मैं 20,000 की नौकरी क्यों कर रहा हूँ? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो करियर वाइज़ प्रमोशन के लिए कुछ रेमेडीज़ हैं? और शनिदेव के मंदिर में जाके ना काली रंग की चीज़ें जैसे काले तिल हैं, काली उड़द की दाल है साबुत, सरसों का तेल है और एडिशनली मंगल की चीज़ यानी कि गुड़ या सूर्य की चीज़ गुड़, मंगल सूर्य दोनों का गुड़ होता है। शनिदेव को फ्रीक्वेंट चढ़ाना चाहिए। जिनके चल रहे हैं काम उनके लिए भी, जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको भी, जिनको और बढ़ाना है उनको भी, जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही उनको भी। शनि ठीक होंगे ना, आपका प्रोफ़ेशन ठीक चलेगा, परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी, वो होगा तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन भी हो जाएगी, बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगी आपकी। सर, जैसे अभी हमने इंस्टेंट मनी की बात करी, इमरजेंसी फंड की। जब हमें ज़रूरत है तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे रेगुलर लाइफ़ में हमें हर टाइम पे इमरजेंसी फंड नहीं चाहिए होता। तो जैसे रेगुलर लाइफ़ को बेटर तरीके से जीने के लिए जैसे हम कोई भी गलत काम ना करें, कुछ बैलेड चीज़ों को करके, कुछ ऐसा घर पे ही उपाय कर सकते हैं जो हमारी ऑडियंस है और देन उसकी जो मनी की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक तो मंत्र मेरा पहले ही बहुत वायरल है, ओम वसुधरे स्वाहा, उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप भी एडिशनली किया जा सकता है। जितना ज़्यादा करोगे सेकंड मंत्र का जाप, उतना ही आपकी लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी आएगी और जो भी आएगी वो लंबे टाइम के लिए होगी मैम। ओके सर, अभी तक का जैसे इतना जो आपका सफ़र रहा है इस फ़ील्ड में, जी। उसमें कोई ऐसा कोई केस आया है आपके पास जिसने आपको ज़्यादा परेशान कर दिया हो? आते हैं मैम, हर तरह के लोग किस आते हैं। तरीके के आते हैं सर? कोई ऐसा है केस जिसे आप डिस्कस मैम करना सेम चाहेंगे? सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कई बार 50-60 बार हो जाता है, ज़िद भी हो जाता है, टाइम का इश्यू हो जाता है कई बार। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट आपको पेशेंस तो रखना पड़ता है। आप कितनी भी चीज़ें किसी भी तरह से करो, तो होता ही है, हर जगह पे है, हर फ़ील्ड में है। मेरे ख़्याल से आपके पास भी आते होंगे ऐसे नहीं गेस्ट। सर, आते तो हैं बट आपका फ़ील्ड और हमारा फ़ील्ड तो अलग है ना? आते हैं, डेफ़िनिटली आते हैं। हर फ़ील्ड में आते हैं, हमारे पास भी आते हैं और हर तरह की बात करने वाले भी आते हैं। तो आपको तो ड्यूटी चलो एक ही आपकी होती है कि पेशेंस आपको रखना ही है, कुछ भी हो, क्योंकि कस्टमर तो वैसे भी भगवान का रूप है। जी। ओके, सर यहाँ तक की जर्नी जो आपकी रही, तो ये आपके जैसे स्टार्टिंग कैसे हुई इस जर्नी में? मैम सेम एज़ ऑल कॉमन पर्सन्स जो नहीं फ्रॉड्स सर। हमारे साथ हुए अच्छा। या पूजाएँ मुझे बेची गई या जेमस्टोन बेचे गए, बस वहीं से क्यूरियोसिटी हो गई कि ये मेरे साथ हो रहा है तो बाकियों के साथ भी हो ही रहा होगा। तो बस धीरे-धीरे चीज़ों को समझना शुरू किया, फिर प्रैक्टिकल चीज़ों में गया। प्रैक्टिकल में जाने के बाद अपने कुछ चीज़ें प्रैक्टिस के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से जोड़ना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। फिर सिखाना शुरू किया पहले मैंने कंसल्टेशन से पहले। जब सिखाया ये सीखना और सिखाना शुरू किया उस टाइम आप मतलब जैसे सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन लाइफ़ होगी ना, ये तो आपने बाद में सारी चीज़ें शिफ्ट करी होंगी, मैं एमबीए बैकग्राउंड से हूँ। तो उसके बाद ही शिफ्ट किया हाँ, होगा? उसके बाद मैंने 14 साल कॉर्पोरेट में जॉब की है। ओके। उसके साथ-साथ ये चीज़ें चलती थी मेरी तो सर पार्ट टाइम जॉब पे। में ऐसा क्या मतलब आपको ऐसा क्या लगा जो टर्निंग पॉइंट कि मुझे इस फील्ड में भी जाना चाहिए, वो इंटरेस्ट था जब करते? एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू करी मैंने, तब हुँ। मुझे अपनी लाइफ़ का मोटिव समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए इस लाइफ़ में और मेरी पास्ट लाइफ़ की जर्नी क्या थी जो मुझे आगे कंटिन्यू करना है। उस चीज़ ने मुझे फ़ोर्स किया। मेरे बारे में पिछले 3 पुश्तों में कोई ज्योतिषी नहीं है, मेरे ख़ानदान में। 3 पुश्तों की बात कर रहा हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं है। मैं अकेला हूँ जो ज्योतिष में आया हूँ अपने पूरे परिवार में और इस फ़ील्ड में भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो मेरी कुंडली ने समझाया पास्ट लाइफ़ जर्नी का, प्रेज़ेंट लाइफ़ का मोटिव, ये 2 चीज़ें, उसकी वज़ह से मैं इसमें मूव हुआ। अदरवाइज़ अच्छा चल रहा था मेरा। जब मैं ज्योतिष में फुल फ्लेज आया हूँ, उससे पहले मेरे और बिज़नेस भी थे। इमिग्रेशन भी किया है मैंने, इमिग्रेशन का ऑफ़िस भी था, मैंने अभी 2-3 साल पहले बंद किया। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का भी किया है, तो वो भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मैंने वो छोड़कर अब फुल फ्लेज में एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ। मेरे पास अभी भी उन चीज़ों के ऑप्शंस हैं, अभी भी मेरे से लोग सलाह लेते हैं उस चीज़ के लिए। आज भी आप दुनिया का कोई भी बिज़नेस मॉडल मुझसे डिस्कशन कर लो, मैं उस चीज़ के बारे में आपको सलाह दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उन चीज़ों के बारे में क्योंकि मेरे पास हर तरह का क्लाइंट आता है, हर तरह का। सिर्फ कंसल्टेशन वगैरह देते हो, उसके बाद जैसे अभी क्लासेस वगैरह भी चलती हैं, जैसे किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो आपसे, तो फिर वो कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है? मेरे मैम देखिए टीम को कॉन्टैक्ट करके कोई भी कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकता है। जो फ़ीसेस वगैरह होंगी, हमारा एक खुद का पोर्टल है, उस पे आपको वीडियोज़ भी मिल सकती हैं, रिकॉर्डेड भी आप बाय कर सकते अभी तक के हमारे कितने स्टूडेंट्स रह चुके हैं? हैं। 1,30,000 प्लस। सो इंडिया के ही हैं सब या फिर आउट ऑफ नहीं, नहीं मैम, दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे क्लाइंट ना हो। के? थैंक गॉड। चलो अच्छी बात है। जी। अगर आप में से भी किसी को सर से एस्ट्रोलॉजी या फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब के बारे में या फिर सर न्यूमरोलॉजी भी मतलब सिखाते हैं और खुद भी बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है उसके बारे में, कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हम सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप सर की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। सर अभी तक आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, नेक्स्ट 10 साल का क्या विज़न है आपको इन चीज़ों को लेके? कहाँ जाना चाहते हैं आप? मैम देखो 10 साल की कंडीशन है, मेरा तो सिर्फ़ एक ही गोल है
कि हर घर में ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट एक बंदे को। कि ये जो आजकल दूसरों को ट्रोल करके लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, बाद में जेमस्टोन बेच रहे हैं 3-3 4-4, वो नहीं होना चाहिए लोगों के साथ। एटलीस्ट इतनी नॉलेज हो कि कोई आपको चपत लगा रहा है जेमस्टोन में, पूजाओं में, या एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम है और इससे रिजल्ट आएगा, एटलीस्ट उतनी लोगों को समझ हो। और पुराने ज़माने में भी यही था कि जब पढ़ते थे तब ग्रहों के बारे में नॉलेज होती थी, शास्त्रों की नॉलेज दी जाती थी, हुँ, तो हर घर में एक जोशी तब भी होता था और तब सुखी थे हम लोग। तो बस वही है कि रियल एस्ट्रोलॉजी विदाउट अ मिथ हर किसी को समझ आनी चाहिए, और अपनी लाइफ अपनी, साथ-साथ में अपने परिवार की या अपने साथ जुड़े लोगों की सुधारने के लिए इतनी नॉलेज लोगों को हो। और दूसरी चीज़, धर्म, जो कोई भी किसी भी धर्म का है, अपने धर्म का प्रचार जितना करे उतना अच्छा है। एटलीस्ट खुद को शर्म नहीं आनी चाहिए कि अपने धर्म को आगे लाने में या बताने में। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आप ज़िंदगी में ज्योतिष पे बिलीव करो ना करो, कुछ काम करो ना करो, राम जी का नाम ज़रूर लो, आपकी लाइफ अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। सर जैसे इसमें से मेरे 2 क्वेश्चन्स, एक तो जेमस्टोन को लेकर है और दूसरा जैसे आपने बोला अभी कि पहले भी लोग बहुत सुखी थे। तो पहले ना तो इतना कोई एस्ट्रोलॉजी का प्रचार करता, जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ना जाने अनगिनत पॉडकास्ट पड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तंत्र के ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर, वास्तु के ऊपर। पहले ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही हिडन थी। अब इतनी सारी उभर के क्यों आ गई हैं? ऐसा क्या है? राहु ने चेंज किया ना लॉकडाउन से। राहु ने चीज़ें चेंज करी लॉकडाउन से, लॉकडाउन के बाद ही ये सब चीज़ें हुई हैं। पुराने ज़माने में मैडम ज्योतिष जो था ना, ज्योतिष इतनी कॉमन सब्जेक्ट नहीं थी। राजाओं ने ज्योतिषी रखे होते थे, आम लोगों के लिए ज्योतिष नहीं होता था, आम लोगों को मना था ज्योतिष देखना, समझना। ये विद्या ही राजाओं के लिए बनी थी, या राजाओं की उसके लिए बनी थी। क्योंकि उस टाइम पे जो सांसारिक ज्योतिष है वो भी चलता था, और राजाओं की कुंडली के हिसाब से वो भी चलता था, क्योंकि आम इंसान को तो इतना पैसा था ही नहीं। या तो कोई साहूकार जो इंसान है, यानी कि जो अमीर बंदा है, वो अफ़ोर्ड करता था, या राजा करता था उस टाइम पे ज्योतिष विद्या को। राजाओं के बच्चों को आगे शास्त्रों में ग्रहों की नॉलेज या पंचांग की नॉलेज, ये सब चीज़ें बताई जाती थी उस टाइम पे। अब कंडीशंस की क्या चीज़ें हैं, जब आप आज की टाइम की बात करोगे ना, आज के टाइम पे लाइफ फ़ास्ट हो गई, इवेंट फ़ास्ट हो गए, और लोगों की कमाने की इच्छा या पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन चेंज हो गई है। और जैसे-जैसे देश का परिस्थिति बदलती जाएगी, लोगों की नीड्स बदलती जाएँगी। आज एस्ट्रोलॉजी आई है, कल एआई आएगी, उसमें बीच में एस्ट्रोलॉजी के बीच में और आएगी, और रिफ़ाइन होंगी, धीरे-धीरे चीज़ें आती जाएँगी। कल को एटीएम्स लगने शुरू हो जाएँगे, पैसे डालो, रिपोर्ट निकाल लो अपनी साल की। हज़ारों चीज़ें हैं। क सर पहले की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, कितना सुकून था, अब तो सुकून ही नहीं है। ज़रूरतों ने मैडम ख़राब किया ना। अगर नॉर्मल देखा जाए 3 टाइम का खाना, और आपको एक सोने के लिए बेड चाहिए, एक छोटा-मोटा काम करने के लिए कोई भी जगह चाहिए आपको। इसके अलावा क्या ज़रूरत है? बाकी तो हमारे झमेले पाले हुए हैं सारे। महँगे मोबाइल भी रखने हैं, महँगी गाड़ियाँ भी रखनी है। सर जेमस्टोन का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ये वाला क्रिस्टल पहन लो, रोज़ कार्ट हो गया, ग्रीन एवेंचुरिंग हो गया, पता नहीं कौन-कौन से क्रिस्टल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके अलग-अलग बताए गए हैं, हेल्थ को लेके इन सब चीज़ों को। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? क्या एक्चुअल में काम करते हैं? एम्पावर करने के लिए होता है ना, किसी भी ग्रह को पावर करने के लिए, कोई भी जेमस्टोन है। असेसमेंट सही होनी चाहिए, जेमस्टोन असली होना चाहिए। अगर ये है तो डेफ़िनिटली काम करते हैं, बट मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है कि लाल किताब के उपाय बिना जेमस्टोन के भी आपको वही असर देते हैं। इन्हें जैसे आपने बोला कि असली होने चाहिए। अब जैसे असली की आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं हम तो कि लैब क्रिस्टल टेस्टिंग बताएगी आपको। देसी जो लैब चल रही हैं वो नहीं बता पाती। एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल है, ऑनलाइन कोई भी चाहे तो सर्च कर सकता है। हुँ। वहाँ से अगर इसका करवाया जाए टेस्ट तो वो बता सकते हैं। नेचुरल है, हीटेड है, लैब क्रिएटेड है, कहाँ का ओरिजिन है, एवरीथिंग, बट रिपोर्ट महँगी होती है उसकी। सो जैसे ये नेम मैंने अभी बताया, जैसे अब एक तो होता है हमारा ग्रीन एवेंचुरिंग, ये बुध के किसके लिए यूज़ किया जाता है? बुध के लिए, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? बुध स्ट्रॉन्ग करवाता है। कोई भी है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। उसमें ग्रीन ग्रीन एवेंचुरिंग के बाद आता है जैसे अपना रोज़ क्वार्ट्ज हो गया, शुक्र के लिए होता है वो, शुक्र के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पैसे के लिए। और एक ब्लैक टर्मोनाइल होता है। ब्लैक टर्मलिन आपकी नज़र के बचाव के लिए होता है। नज़र लगी है तो उसको कम करता है वो। ओके, तो ये डेमिस्टर मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो काम करते हैं, लेकिन सर बहुत सारा स्कैम इनमें भी है, कुछ फेक भी लोग बेचते हैं बहुत असली सारा का नहीं 19 सर्टिफिकेट देके, बहुत सारा नहीं, 99% स्कैम है। क्योंकि काफ़ी सारी आप कभी चीज़ें देखने जयपुर को जाओ मिलती हैं। आप कभी जयपुर जाओ, फ़ास्ट फ़ूड की तरह दुकानें हैं वहाँ पे। जैसे फ़ास्ट फ़ूड में है ना, एक जगह पे पाव का ढेर लगा हुआ है, एक जगह पे आपको भाजी का पतीला पड़ा हुआ है भरा हुआ। ऐसी जेमस्टोन है जयपुर में, और 99% फेक चल रहे हैं जो लैब में बनते हैं। बैंकॉक से जितना फेक आता है, चाइना से जितना फेक आता है, आप जेमस्टोन का नाम लो सेम टू सेम मिलेगा आपको वहाँ पे, और टेस्ट में भी ओरिजिनल आता है।
तो सर नॉर्मल इंसान तो इतने महँगे जो लैब है वहाँ से जाँच करा नहीं सकता, तो उनके लिए कोई ऐसी बेसिक टिप्स है जो वो देख के आइडेंटिफ़ाई कर सके जो असली है या नकली है? पॉसिबल नहीं है वो चीज़ आम इंसान के लिए समझ पाना क्योंकि जो परख परख भी रखता होगा ना, वो भी धोखा खा सकता है उस चीज़ में। और इसके कोई ऐसे टिप्स हैं नहीं कि आप देखो क्योंकि जितना जेमस्टोन क्लियर होगा उसका उतना रेट ज़्यादा होगा, अगर नेचुरल होगा तो और ज़्यादा होगा। सेम आप देखो एक छोटा-सा डिफरेंस है, जो डायमंड भी लेते हैं हम लोग, डायमंड शौक से भी पहना जाता है, डायमंड एज़ अ जेमस्टोन भी पहना जाता है, दोनों कंडीशन पे। डायमंड अगर आप नेचुरल लोगे तो वो 4-5 लाख रुपए कैरेट से शुरू होगा, वो भी नॉर्मल सी क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी 8 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 50 लाख, जितना मर्ज़ी ऊपर ले लो पर कैरेट। लैब ग्रोन में वही 25,000 से शुरू हो जाएगा, बनेगा लैब से वो। सारे के सारे टेस्ट उसके वही आएँगे, लिखने में सिर्फ लैब ग्रोन आएगा वो, इतना फ़र्क है, लैब ग्रोन में और उसमें। किलो के हिसाब से मैडम मिलते हैं जेमस्टोन, किलो के हिसाब से, वहाँ पर जो आपको कैरेट या रत्तियों के हिसाब से दिए जाते हैं। हुँ। और इतनी इतनी ठगी है ना मतलब मैं जोशियों के नाम नहीं लूँगा, जो लोग मतलब आज की डेट पे ट्रोल कर के पैसा कमा रहे हैं लोगों को, अपनी दुकान बंद हो रही है और वो लोग सारे जाली जेमस्टोन बेच रहे हैं। ऐसे लोग हज़ारों लोग हैं, नाम नहीं लूँगा मैं लोगों के कि क्या हैं, अपने आप लोगों को पता होगा, समझ लेंगे। हुँ, बिल्कुल सर, सही जी। बताया। हुँ, हुँ, बिल्कुल। सब जो आपने हमने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था डिफरेंस किया था नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब। तो लाल किताब के हमने काफ़ी सारे उपाय डिस्कस करे हैं। सर थोड़ा-सा हमें जैसे आप नाड़ी कुंडली के बारे में बता दीजिए? सेम है, कैलकुलेशन मेथड सेम होता है, आपके वही डिटेल चाहिए उसको बनाने के लिए भी। बस सिर्फ़ इतनी सी चीज़ है कि नाड़ी का कैलकुलेशन मेथड इज़ डिफरेंट। नाड़ी की कंडीशन क्या चीज़ है, भृगु ऋषि ने लिखा था इनको, भृगु जी ने। तो भृगु जी की कंडीशन एक ही चीज़ थी कि जो मैं लिखूँ, अगर वो कोई समझता है, कोई प्रेडिक्शन करता है, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो भृगु ऋषि ने सबसे पहले जो उसको लिखा था, तमिल में लिखा। तमिल में। तमिल सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। हुँ। लोगों को शायद मेरे ख्याल से नहीं पता इस चीज़ के बारे में। संस्कृत कही जाती थी पहले, लेकिन उससे भी ओल्ड है। जब उसको धीरे-धीरे डिकोड करना शुरू किया ना लोगों ने, फिर जाके उनको पता चलना शुरू हुआ कि साउथ के अलावा इधर के लोग भी करते हैं। अब किसी को बोलोगे ना नाड़ी ज्योतिष, हुँ। तो नाड़ी सुनकर सबसे पहले लोग सोचते हैं कि नब्ज़ देख के कुछ बताता होगा। हाँ जी। फिर दूसरी कंडीशन बोलो नहीं, नहीं वो नहीं है, फिर बोलते हैं अच्छा, अच्छा वो अंगूठे की छाप वाली, फिर बोला जाता है नहीं ये भी नहीं है, फिर कुंडली वाली है। तो हुँ। नाड़ी के भी ना आगे बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, अप्रॉक्सिमेट 136 के आस-पास की हैं। ओके। जिसमें फिंगरप्रिंट वाली अलग है जिसको ताड़पत्र बोलते हैं। फिर आपकी बर्थ चार्ट की अलग है, दशा वाली अलग है, नक्षत्रों के हिसाब से अलग है। हुँ। बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं उसमें भी डिफरेंट-डिफरेंट, लेकिन सबका काम ये है कि ह्यूमैनिटी की हेल्प करना, सॉल्यूशन देना। इसमें भी इंस्टेंट इस तरीके से सॉल्यूशंस वगैरह होते होंगे जैसे कम उपाय होते हैं उपाय। कम होते हैं इसमें बहुत कम कंपेरिज़न होते में। हैं। उपाय बेस्ट और सबसे ज़्यादा और सबसे एक्यूरेट लाल किताब ही है। जो भी लोग अपोज़ करते हैं ना इसको, कि लाल किताब ये है या वो है या ऐसी है, वैसी है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी पूजाएँ, जेमस्टोन के धंधे बंद हो गए। धंधा ही बोलूँगा मैं। बिल्कुल। सर लाल किताब जैसे कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं समझ सकता, उसको सीखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसके उपायों को जानने के लिए कुछ स्टेप्स होते होंगे लोगों को। जैसे अगर किसी को ऑडियंस में जैसे किसी को इंटरेस्ट हो कि मुझे तुम लाल और किताब जानकारी चाहिए लाल किताब के बारे में या फिर मुझे खुद ही उसे रीड करना है, उसके उपायों को समझना है। आप 500 बार पढ़ लो, समझ नहीं आएगी। उसकी लैंग्वेज ना ओरिजिनली उर्दू में लिखी गई है। लाल किताब पूरी की पूरी शायरी जैसी लैंग्वेज में लिखी हुई है। पहली चीज़ ओरिजिनल अगर पढ़नी है तो आपको वो लैंग्वेज आनी ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पे ऑफ़िशियल लैंग्वेज पंजाब में या इंडिया में 39 में उर्दू थी। अब अगर अगर आपको उसको डिकोड करना है, डिकोड करने के लिए आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, लाल किताब गुरु के बिना कभी भी समझ नहीं आएगी, ख़ास करके उन लोगों को जिन लोगों ने कभी भी ऐसे वर्ड सुने नहीं। कि बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जैसे हम बोलते हैं भाव हिंदी में, लाल किताब में उसको खाना कहा जाता है, सेम। हम कहते हैं वस्तुएँ, वो कहते हैं आशिया। ओके, तो मतलब बिना गुरु के नहीं सीख सकता कोई समझ भी। नहीं आएगी। आप किताबें बहुत पढ़ी, हज़ारों पढ़ी हैं, जहाँ से मर्ज़ी ले लो, जो मर्ज़ी कर लो। आप 1 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, शब्द याद हो जाएँगे लेकिन उसका मतलब नहीं समझ आएगा कि क्यों बोला, कैसे बोला। क्योंकि बड़ी जगह पे ना जिन्होंने लाल किताब लिखी पंडित रूपचंद जोशी जी ने, उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। जैसे कई जगह पर ऐसे लिखा है कि मक्खी का ज़िक्र हुआ है। अब वो एक्चुअल में मक्खी तो है नहीं, जिसके बारे में ज़िक्र हुआ है। वो ग्रहों को रेफ़रेंस देकर चीज़ बोली गई है। तो सर आपने जब स्टार्टिंग करी होगी तो बहुत दिक्कत आई होगी आपको इन सब चीज़ों हर को किसी को करने में। आती है। तो हर किसी को आती है मैम। आपको मेंटर कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, उस चीज़ को समझने के लिए। बिना मेंटर के नहीं हो पाता। बिल्कुल। सर लास्ट में जाते-जाते हमारी ऑडियंस के लिए कोई एक ऐसा लाल किताब का उपाय जो आप उन्हें देना चाहें, जिससे उनकी मनी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए? एक मैम ऐसा उपाय। मैम राहु को शांत कर लें अगर सभी लोग तो अपनी लाइफ़ में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। राहु शांत की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राहु खराबी बहुत करता है और समझ नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। नहाते टाइम कच्चा दूध
उबलने से पहले वाला, बॉडी पे पहले मल लें या लगा लें, फिर उसके बाद नहाना शुरू करें। राहु कैसा भी होगा आपकी कुंडली में शांत होगा। ओके। ऑटोमैटिकली ब्लॉकेजेस कम होंगे तो ग्रोथ हो जाएगी। अगर कोई खराब कर रहा हो, उसको नहीं पता, तो कैसे शा समझ सकता है कि मैं ये खराब कर इससे रहा ठीक हूँ? हो जाएगा, कर भी रहा हो तो ठीक हो जाएगा। ओके। राहु को खराब करने की ज़रूरत नहीं है, वो खराब ही आता है। ओके, मतलब ये मतलब 100% ट्रू है कि सबका खराब ही होता है? राहु के पास ना बेस ही नहीं है ना, राहु हेड एरिया है ना यहाँ तक है सिर्फ। जिसके पास बेस नहीं है वो कभी इधर लुढ़केगा, कभी उधर लुढ़केगा। तो अच्छा बुरा तो दोनों रिज़ल्ट देगा, इसीलिए तो बोलते हैं कि राहु को कौन वो करे, प्रोटेक्ट करेगा। राहु तो अनप्रेडिक्टेबल है। सर, राहु के बारे में मैंने एक बात सुनी थी किसी पॉडकास्ट पर रील में कि राहु आज के मॉडर्न में जैसे समझो एआई है, तो क्या एआई से हम राहु को कनेक्ट कर सकते हैं? एआई है ही राहु है। कि जो भी अभी तक कनेक्ट मतलब जो करने की ज़रूरत चेंजेस नहीं है, हो है रहे ही हैं वो राहु। राहु की वजह से ही हो रहे हैं, जो एआई भी है वो। मैम दुनिया में आने वाले टाइम पे रूल करने वाला ग्रह है। इस टाइम पे भी, आने वाले टाइम पर भी राहु ही है। अब एक टाइम पे ना एक मूवी आई थी मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मर्स थी शायद, जिसमें मशीनों की और इंसानों की लड़ाई हो रही थी। जो चीज़ उसमें दिखाई गई थी वो होगी। वो मज़ाक नहीं था उसमें, वो होगी। चाइना ने ऐसे रोबोट्स बना दिए हैं जो इंसान की तरह फीलिंग्स में फ़ील करते हैं। ओके। जैसे हमें आते हैं फीलिंग्स, हमें सैड फ़ील होता है, नेचुरली करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है उनकी। वैसे बनाया हुआ यही तो है सारी चीज़ें। उनको भी इमोशंस हैं, उनकी भी सारी चीज़ें वैसी बनाई गई हैं। आने वाले टाइम पे यही चीज़ें हैं जो इंसान को ओवरटेक कर लेंगे। लोगों ने तो मैम इससे जो एआई रोबोट्स हैं उससे शादियाँ करनी शुरू कर दी हैं। सर, ये कहाँ पे शुरू हो गया है? यूरोप में हो गई हैं, चाइना में हो गई हैं। आप न्यूज़ चेक करो। और इतनी सारी चीज़ों को बताया बहुत अच्छे तरीके से। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप लोग जो यहाँ तक हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।